गुड मॉर्निंग। हम लोग इससे पहले स्टोरेज क्लास के एक लेक्चर को देख चुके हैं। स्टोरेज क्लास का जो सिग्निफिकेंस था हम एक बार फिर से उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। डिस्कशन में सिर्फ क्या था कि स्टोरेज क्लास के पास वेरिएबल का कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, जिसमें एट्रीब्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि लाइफ टाइम वेरिएबल का क्या होगा, स्कोप वेरिएबल का क्या होगा और उसका विजिबिलिटी क्या होगा और साथ ही साथ उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। यह सब बात स्टोरेज क्लास पर डिपेंड करता है। सी और सी प्लस प्लस दोनों ही जगह पे हमारे पास स्टोरेज क्लास 4 है। लोकल और ऑटोमेटिक है, स्टैटिक है, ग्लोबल है और रजिस्टर है। दो तो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। जो लोग उनको नहीं देखे हैं वहाँ से देख लेंगे, उनको उन दोनों के बारे में सफिशिएंट मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल के बारे में, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। आखिर यह ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, तो आइए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम पहले लिखेंगे। आपको मालूम है बार बार हम बोलते भी हैं कि मैथ हो या प्रोग्राम हो, हर हाल में हमको मैथ बनाना पड़ता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कोई दूसरा मैकेनिज्म आपके पास नहीं है। तो आइए फिर एक प्रोग्राम को हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं और फिर उसी से सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा बिट क्यों लिख रहे हैं हम लोग खैर उस पर आएंगे और उसको देखेंगे। यह हमारा प्रोग्राम नंबर 1 होगा। आज हम लोग 5-6 प्रोग्राम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखेंगे और फिर उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा printf %d/n i, फिर हमने कॉल कर लिया so1 को, फिर से हमने कॉल किया printf और %d/n i, एक बार फिर से हमने कॉल किया so2 को, सिर्फ इसके इफेक्ट को देखने के लिए कि आखिर क्या फ़र्क पड़ता है इसका। फिर हमने यहाँ पे लिखा printf %d/i, इसके बाद हमने एक बार और so3 को भी कॉल करा लिया। so3 को कॉल कराने के बाद एक बार फिर से हम printf करा लिए i को बार बार इसलिए प्रिंट कर रहे हैं ताकि हम उसके इफेक्ट को समझ सकें कि आखिर उसका मतलब होगा क्या। तो अब हम डिफिनीशन पार्ट में आ जाते हैं। आपको मालूम है फंक्शन का 3 पार्ट होता ही है। इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन का 3 पार्ट होगा। printf %d/n i, इसने क्या किया कि i के वैल्यू को चेंज कर दिया। मान लीजिए कि i के वैल्यू को इसने कर दिया 90। ठीक है, अब जो हमारा है void so2, इसने भी उसको एक्सेस करने का कोशिश किया printf %d/n i, इसके बाद इसने भी i के वैल्यू को चेंज कर दिया। देखेंगे इसका क्या इफेक्ट होता है या फिर एरर आता है। इसके बाद एक और फंक्शन हमारे पास रह गया, उसके भी डिफिनीशन को हम लोग लिख लेते हैं। वह फंक्शन हमारा क्या है, void so3।
यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम जानबूझ के हमने आई रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ %d/n आई, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि थोड़ा जगह बन जाए। यहाँ पे फिर से हमने लिखा आई और यहाँ पे हमने लिखा i = 100। फिर हमने प्रिंटफ में लिखा, प्रिंटफ में हमने लिखा %d/n आई। एक यूटिलिटी का हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, उस पर हम आएंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने लिखा प्रिंटफ %d/n और डबल कॉलन है और यहाँ पे लिखा आई। इसका क्या सेंस है अभी खैर आएंगे हम लोग। अब आइए जैसा ऊपर से इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ इंट आई, या किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। ऐसे वेरिएबल को जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंट आई हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे 1, 2, 3 फंक्शन का डिक्लेरेशन किया गया है। आपको मालूम है फंक्शन के डिक्लेरेशन का सेंस क्या होता है, क्योंकि अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम इसको रेफर भी नहीं कर पाएंगे। फिर आपने लिखा इंट मेन प्रिंटफ %d/n आई, और आप जान लीजिए कि इसका यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं। कोई भी अगर ग्लोबल वेरिएबल है, अगर उसको अगर हम वैल्यू नहीं दिए हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वह 0 लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वह 0 ही लेगा। इसके बाद आपने कहा सो 1, आपको मालूम है कि कंट्रोल अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो 1 में फिर से लिखा हुआ %di, अब यह प्रिंट करेगा फिर से 0। इसने वैल्यू को चेंज कर दिया i = 90। अब हम लोग यहाँ जरा देखें कि यह जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम है, जहाँ पर कि हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है। इसका मतलब हुआ कि एक ही i का यूज सो 1 भी कर रहा है, सो 2 भी कर रहा है, सो 3 भी कर रहा है और मेन भी कर रहा है। अगर किसी ने भी इसके वैल्यू को चेंज कर दिया तो वह चेंज दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जहाँ से हम कॉल किए थे सो 1, फिर से जब हम करेंगे प्रिंटफ %d/n आई तो फिर यहाँ पे यह प्रिंट करेगा 90। देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया कि इसका परमानेंट मेमोरी एलोकेशन है। कोई भी फंक्शन अगर चेंज करेगा उसका असर दूसरे पर भी पड़ेगा। फिर आपने कहा सो 2 में जब जाएंगे तो अब तक i का वैल्यू चेंज होकर के 90 हो चुका है, इसलिए यहाँ भी यह 90 ही शो करेगा। इसने क्या किया कि सेम उसी वेरिएबल को इसने 45 कर दिया। जैसे 45 किया कंट्रोल यहाँ आएगा, और अब i का वैल्यू 90 नहीं है, अब i का वैल्यू क्या है 45 है। आइए अब आइए इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी बात बोल रहे हैं आपको। मान लिया कि किसी आदमी के घर में अगर अमिताभ नाम का आदमी हो, और एक अमिताभ बच्चन हमारे पास बॉम्बे में भी हैं, उनको हम ग्लोबल वेरिएबल हम मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे केस में अगर हम यह बोलें अमिताभ, इसका मतलब होगा लोकल। इसका मतलब हुआ कि लोकल का प्रायोरिटी बराबर हाइयर होता है। हाँ, अगर घर में कोई अगर अमिताभ नहीं हो तो निश्चित रूप से अमिताभ का मतलब बॉम्बे वाले अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ग्लोबल का प्रायोरिटी तब हाइयर होता है जब उस नाम का कोई लोकल वेरिएबल हमारे पास नहीं हो। इस फंक्शन ने क्या किया है कि एक इंट आई इसने एक डिक्लेयर कर रखा है। डिक्लेरेशन का मतलब हुआ कि अब जब आई करेंगे तब यह लोकल हो गया, तब यह यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आपको प्रिंट करेगा। यहाँ यह क्या करेगा गार्बेज, जगह कम है तो छोटा लिख रहे हैं, गार्बेज करेगा। गार्बेज के बाद इसने कहा i = 100। अब यह i = 100 लोकल वाला है, ग्लोबल नहीं है, इसीलिए प्रिंटफ i, तब यह प्रिंट क्या कर देगा 100।
उसके बाद लेकिन ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि हम ग्लोबल वाले को एक्सेस करें जहां की इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब कि लोकल का भी नाम वही हो गया है जो यहाँ ग्लोबल का है, तो ऐसे केस में हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और तब यह 45 प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर से एक बार यह यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे यह फिर से 45 ही प्रिंट करेगा। फिर से हम इसको एक बार बोल दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में int i किसी स्कोप के अंदर नहीं है, इसीलिए यह ग्लोबल है। इसका इस्तेमाल show1 भी करेगा, show2 भी करेगा, show3 भी करेगा। अगर हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए वैल्यू क्या लिया जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए 0 लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन इसके वैल्यू को बदल देता है तो निश्चित रूप से वही बदला हुआ वैल्यू दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्कोप और विजिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम होता है। और जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा show1 कंट्रोल यहाँ गया, प्रिंट है %i, अब यह क्या प्रिंट करेगा 0, लेकिन इसने इसके वैल्यू को कर दिया 90। इसका मतलब हुआ कि अब ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया 90, और बाकी बचे हुए सभी फंक्शन को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मेमोरी का एलोकेशन एक है, हमारे पास स्कोप एक है, हमारे पास विजिबिलिटी भी एक है। तो फिर तुरंत यहाँ से यहाँ जब कंट्रोल आएगा तब यह क्या प्रिंट करेगा 90। इसके बाद मेन ने क्या किया, show2 को कॉल किया। show2 के बाद यह जो i है यह ग्लोबल वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि फिर से i का जो करंट वैल्यू है वही रिफ्लेक्ट करेगा, और i का भी करंट वैल्यू क्या है 90, लेकिन इसने बदल के कर दिया 45। अब यह चला जाएगा, जब यह यहाँ आएगा तब यह फिर से क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 45। ठीक है। इसके बाद इसने show3 को कॉल किया है। show3 में जानबूझकर हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल का नाम वही रख दिया जो लोकल वेरिएबल जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यानी कि int i भी लोकल है और यह क्या है ग्लोबल है। जब हम %di करेंगे तो निश्चित रूप से यह गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि अभी तुरंत हम बोल रहे थे कि अगर किसी भी फंक्शन में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो बराबर प्रायोरिटी हायर माना जाएगा लोकल का, और ऐसे केस में यह गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा i = 100। इसका जैसे आपने i लिखा कि यह 100 दिया, लेकिन ध्यान यह रखना है कि यह जो i है हमारा यह ग्लोबल वाला i नहीं है, यह लोकल वाला i है। इसके बाद जब हम करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन i, यह एक ऐसा फैसिलिटी दिया गया है। यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, C++ में तो यह 100% काम करता है, लेकिन C के कंपाइलर में यह काम करेगा कि नहीं करेगा इस पर डाउट है। अगर कुछ पुराना टाइम का कंपाइलर होगा तो हो सकता है कि यह ऑपरेटर नहीं काम करे, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है, चेक आप कर लीजिएगा अपने कंपाइलर पे कि यह अगर काम करेगा तब यह इस बार ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा, और ग्लोबल वेरिएबल का करंट वैल्यू क्या है 45। इसके बाद जैसे कंट्रोल यहाँ जाएगा मेन में तो फिर i और यह फिर से क्या करेगा 45 करेगा। तो अब हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम परमानेंट, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप और विजिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम वैल्यू नहीं दें तो निश्चित रूप से उसके लिए हमको क्या मिलेगा 0, जो कि इसमें था। लोकल और ग्लोबल में अगर कुछ हो जाता है आपका समस्या, माने कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है, तब यह निश्चित रूप से यह एक तरह से लोकल को एक्सेस करेगा, ग्लोबल को एक्सेस नहीं करेगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि लोकल और ग्लोबल में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हायर प्रायोरिटी बराबर लोकल को दिया जाएगा, और ऐसे केस में यह एक ऑपरेटर है जो हमने जानबूझ के यहाँ लिखा है। हमने बोल भी दिया है कि C++ में तो 100% काम करता है, क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है कि यह जो ऑपरेटर है यह इंट्रोड्यूस ही हुआ था C++ में, लेकिन फिर भी आप अपने कंपाइलर में इसको यूज करके देखेंगे, अगर यह काम करेगा तभी आप ग्लोबल को एक्सेस करेंगे, नहीं तो आपके पास कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसका मतलब होगा कि वैसे कंपाइलर पे जहां इस तरह का फैसिलिटी नहीं होगा, वहां लोकल और ग्लोबल में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप ग्लोबल को एक्सेस
नहीं कर पाएंगे। यह हमारा प्रोग्राम नंबर 1 है। अब हम इसी के अंदर कुछ कुछ चेंज करके देखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, इसको हम लिख देते हैं। यह हमारा प्रोग्राम 1 है, यह प्रोग्राम नंबर 2 है हमारा। जब आप रन करेंगे तो अलग अलग करके देखेंगे इसको। इस इंट आई को हम यहाँ से हटा दिया। इंट आई को हमने क्या किया, इस बार शो 1 के ऊपर में लिख दिया। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब यह एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि यह जो आई है यह अपने पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद तो एक्सेस हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि यह लाइन हमारा एरर देगा, इसके बाद यह लाइन एरर देगा, इसके बाद यह एरर देगा। जहाँ जहाँ आई को एक्सेस किए हैं सब जगह हम कमेंट बना दे रहे हैं, लेकिन आप इसको चेक जरूर करेंगे। यह हो गया प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 का सेंस क्या हुआ? प्रोग्राम 2 का सिर्फ मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ चेक क्या कर रहे थे कि इसके पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद यह ग्लोबल माना जाएगा या फिर इसके ऊपर भी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन के नीचे ही माना जाता है। मतलब कि इस आई का स्कोप शो 1 में है, शो 2 में है और फिर शो 3 में भी है। क्लियर है? इसीलिए यह हो गया प्रोग्राम 2। अब हम लोग जैसा देखेंगे कि आखिर अगर मेन अगर चाहे कि ना हम इसको एक्सेस करें तो फिर उसके पास उपाय क्या है, तो उसके पास उपाय है एक्सटर्न कीवर्ड। उसके बाद अब जरा देखिए, ऐसे केस में जहाँ की यह एरर देना शुरू कर दे और अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल इस फंक्शन के नीचे अगर लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि इसको यूज करें जैसे इसी प्रोग्राम के अंदर में, तो हमको इसका एक्सटर्न डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। इसका हमको इस कर्ली ब्रेसेस को उठा के हम यहाँ पे डाल रहे हैं और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक्सटर्न EXTERN इंट आई। एक्सटर्न इंट आई। यह जो एक्सटर्न इंट आई होगा हमारा, यह इस बात को बताएगा सिस्टम को कि असल में हम किसी ऐसे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डिक्लेरेशन इसके नीचे लिखा गया है। इसको हम साफ से लिख दे रहे हैं। यह हमारा 3रा नंबर प्रोग्राम है, यह हमारा 3rd है। जितना भी प्रोग्राम हम लिखवाएंगे सबको कंप्यूटर पे टाइप करके देखना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सटर्न इंट आई। एक्सटर्न इंट आई। अब यह बिल्कुल वही आउटपुट देगा जो आउटपुट इससे पहले मैंने प्रोग्राम नंबर 1 जो आपको दे रहा था। फिर से हम बोल देना है कि यह जो एक्सटर्न है क्या शो कर रहा है। यह एक्सटर्न इस बात को शो कर रहा है कि हम किसी ऐसे ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जिसका डिक्लेरेशन हो सकता है इस फंक्शन के बाद किया गया हो। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सटर्न कीवर्ड लगाया। अब जब आप इसके प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह निश्चित रूप से यही रन करेगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम लोगों को। क्लियर है? अब आइए जैसा देखें, हम लोग कुछ और चेंज करेंगे इसी में और देखेंगे कि नहीं इसमें आखिर और क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने सिर्फ i = 650 कर दिया। मतलब कि हमने एक्सटर्नल वेरिएबल को यानी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय एक वैल्यू हमने डाल दिया। यह हमारा हो गया प्रोग्राम नंबर 4। यह हमारा हो गया प्रोग्राम नंबर 4। सभी में थोड़ा थोड़ा चेंज है, उस चेंज को कर करके हमको देखना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए जरा सा देखें हम लोग कि आखिर इसका सेंस क्या हुआ। अब जब हम इस प्रोग्राम को जब हम लोग रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा।
आइए जरा सा देखें इस बार आउटपुट में क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए सबको हम लोग मिलजुल के हम लोग बनाते हैं इसको। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है, उसको खैर हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने कहा कि ग्लोबल वेरिएबल में आई के वैल्यू को हमने 650 कर दिया, 650 कर दिया। यह जो हमारा मेन है इसने लिख दिया एक्सटर्न इंट आई, मतलब साफ है कि यह इसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि जैसे हमने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने उसी समय एक वैल्यू डाल दिया उसमें। अब जैसे आप यहां लिखेंगे प्रिंटफ %di, निश्चित रूप से 650 आएगा। इसका मतलब हुआ कि एक बात बहुत क्लियर हो गया कि जब यह प्रोग्राम कंपाइल होगा तब उस समय सिस्टम वेट करेगा, एरर नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्न लगा हुआ है और वह समझने की कोशिश करेगा कि कहीं सही में कोई ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है। चूंकि ग्लोबल वेरिएबल इनको मिल गया तो इस केस में 650 आएगा। इसका फिर से कंट्रोल जब यहाँ पे आया, फिर से यहाँ लिखा हुआ %di, तब यह यहाँ जाएगा। इस बार यह फिर से क्या करेगा 650, क्योंकि यह शुरुआत ही उसी से किया है। फिर आपने कहा i = 90, आपको मालूम है जहाँ 650 वैल्यू था अब वहाँ क्या हो जाएगा 90, और 90 होगा बाद में जब कंट्रोल यहाँ आएगा तब यह फिर से क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 90। इसके बाद आपने कहा कि show2 printf i, जब यहाँ i में आएगा तब यह फिर से क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 90। फिर से कंट्रोल यहाँ जाएगा, क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 90। इसके बाद इसने क्या किया i = 45 कर दिया, माने ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को इसने चेंज किया है। ऐसे केस में जब हम कंट्रोल फिर से देंगे इसको show2 के बाद, तब यह 45 प्रिंट करेगा। यहाँ पर भी यहाँ 90 प्रिंट करेगा। इसके बाद जब यह यहाँ आएगा तो फिर यहाँ भी 90 करेगा, लेकिन यहाँ पे यह करेगा 45। फिर से एक बार इसके सीक्वेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपने लिखा show3, इसका कहानी तो यही होगा, इसमें एक वैल्यू तो गार्बेज आएगा ही, गार्बेज आएगा। इसके बाद i = 100 लोकल वाला क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 100, या फिर से ग्लोबल को एक्सेस करेगा। ग्लोबल का वैल्यू क्या हो चुका है 45। फिर से कंट्रोल यहाँ जाएगा, या क्या करेगा 45। आइए जरा एक बार फिर से इसके आउटपुट को हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने इस बार कोई चेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ चेंज क्या किया था int i = 650, मतलब कि हमने एक वैल्यू डाल दिया था ग्लोबल वेरिएबल के लिए। यहाँ चूंकि एक्सटर्न int i है, इसका मतलब हुआ कि यह जो हमारा मेन है यह किसी न किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। जैसे आपने लिखा %di या 650 इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है। इसका show1 यह जाएगा यहाँ, इसने भी 650 प्रिंट कर दिया। लगे हाथ i = 90 हुआ, यहाँ पे जब आएंगे i में तब यह 90 प्रिंट करेगा। इसके बाद show2 में जाएगा, यह भी 90 ही प्रिंट करेगा क्योंकि करंट वैल्यू इसका यही है। फिर हो गया i = 45, जब कंट्रोल यहाँ आएगा तब यह 45 प्रिंट करेगा। इसके बाद आ गया show3। आपको मालूम है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का केस है। इसका मतलब हुआ कि यह जो लोकल वेरिएबल है यह हाइड करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल को, और ऐसे केस में जहाँ की इस तरह का हाइडिंग होता है वहाँ पर लोकल वेरिएबल का प्रायोरिटी हाइयर माना जाता है। इसीलिए जब हम लिखेंगे i = 100 तो निश्चित रूप से यह जो i = 100 होगा यह इसका लोकल वेरिएबल होगा, न कि ग्लोबल वेरिएबल होगा। इसीलिए i जब करेंगे तो 100 आएगा। बाद में जब हम इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे तब यह फिर से 45 देगा, और जब यहाँ आएगा तब यह फिर से 45 प्रिंट करेगा। तो हमको लगता है कि जितना भी हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक दो और प्रोग्राम जैसा देखेंगे और तब उसके बाद
इसके बाद रजिस्टर वेरिएबल देखेंगे, फिर स्टोरेज क्लास कंप्लीट होगा। अब हम लोग एक्सटर्न वेरिएबल के कुछ एट्रीब्यूट को देखना चाह रहे हैं। इसके लिए इसमें बाकी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा दे रहे हैं, ताकि हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट कर सकें उसी पे जो कि हम लोगों को ज़रूरत का है। जैसे मान लीजिए कि इंट मेन में इस प्रोग्राम से पहले यानी 4 नंबर प्रोग्राम में हम लोग देख चुके हैं, यह हो गया हमारा 5 नंबर प्रोग्राम। और अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा इंट मेन, यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यह आप जान लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप लिखते हैं एक्सटर्न इंट i = 45, यह बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक्सटर्नल डिक्लेरेशन के समय हम वेरिएबल के वैल्यू को लिख ही नहीं सकते। तो आप यह पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पास मेमोरी का एलोकेशन कहाँ है। यह तो उसी मेमोरी का यूज कर रहा है जो कि इस ग्लोबल के पास है, इसीलिए यह पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे कि एक्सटर्न कीवर्ड के साथ अगर हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करते हैं तो हम इनिशियल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद हम यहाँ पे i = कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, यह अलाउड है। फिर से हम बोल रहे हैं, इसके साथ जब हम वैल्यू लिखेंगे एरर देगा, लेकिन इसको सेमीकोलन देके जब नीचे लिखेंगे तब यह एरर नहीं देगा, क्योंकि तब यह ग्लोबल वाले को एक्सेस करेगा। इसके साथ ही साथ आइए ज़रा एक और चीज़ चेक करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ एक्सटर्नल है और यहाँ पे हम एक लोकल वेरिएबल भी i लिख दिए, या नहीं काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक ही स्कोप में एक्सटर्नल डिक्लेरेशन अगर हम किए हुए हैं तो उसी नाम का वेरिएबल दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यह पॉसिबल नहीं है और यह एरर देना शुरू करेगा। जबकि हम यह जानबूझ के चेक कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि न, चूँकि इसके पास मेमोरी नहीं है तो हम एक मेमोरी वाला भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह अलाउड नहीं है। क्लियर है। चलिए, फिर एक्सटर्नल के बाद अब एक हमारे पास बच गया रजिस्टर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, उसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे ताकि यह स्टोरेज क्लास आज ख़त्म हो जाए। क्लास थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है मेरा, लेकिन चूँकि कॉन्सेप्ट भी है, प्रोग्राम भी समझना है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो हम लोग व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर हम लोग लिखेंगे। लिखने के बाद वेट करेंगे, अगर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। जितना भी प्रोग्राम है सबको हम लोग रन करने की कोशिश करेंगे। आइए जरा रजिस्टर वेरिएबल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, फिर हमको भरोसा है जीवन भर आपको याद रहेगा। मान लीजिए कि आज गांधी मैदान में कोई एक पार्टी मीटिंग है। 2 तरह का जगह होता है बैठने का, आपको मालूम है। एक तो स्टेज होता है जिसमें वीआईपी लोग बैठते हैं, और एक क्राउड होता है जिसमें जनरल लोग बैठते हैं। हम अब आप ही से पूछ रहे हैं कि किस जगह पे आदमी को खोजना आसान होगा। जो आदमी स्टेज पे होगा निश्चित रूप से उसको खोजना आसान होगा, क्योंकि जो क्राउड में है वहाँ तो बहुत सा वेरिएबल होगा और उसको रेफर करना मुश्किल होगा। रजिस्टर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड अगर वेरिएबल है तो उसको हम नॉर्मल मेमोरी के जगह पे रजिस्टर में भी सेव करा सकते हैं, और सेव कराने के बाद जब हम एक्सेस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समय कम लगेगा, क्योंकि रजिस्टर स्टेज की तरह है जहां कम से कम आदमी होगा। फिर से हम बोल रहे हैं इस बात को कि अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड अगर वेरिएबल है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल, तो अगर हम चाहें तो उसको रजिस्टर वेरिएबल भी बना सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, उसका एक्सेशन आसान होगा, और यही हमारा लास्ट स्टोरेज क्लास भी है। तो आइए जैसा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। मान लीजिए कि इंट मेन हमने लिया, हमने एक वेरिएबल यूज किया,
रजिस्टर इंट आई, और आप तय जानिए कि यह जो रजिस्टर है इसका बाकी सारा एट्रीब्यूट वही है जो कि लोकल वेरिएबल का होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे printf अगर लगा दें सिर्फ, तो आप देखिएगा कि यह क्या वैल्यू देगा, इसका गारंटी कर पाना मुश्किल है। शुरुआत में जिस समय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उस समय समस्या क्या था कि मेमोरी बचाने का भी कोशिश हम लोग करते थे और एक्सेशन भी फास्ट होना चाहिए, दोनों काम करना पड़ता था। कारण क्या था कि उस समय प्रोसेसर का स्पीड इतना नहीं था जितना अभी i7 तक में आ गया है। यहाँ तो अगर हम रजिस्टर नहीं भी यूज करेंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या वैल्यू आएगा इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है 0 भी आ जाए, लेकिन इसका गारंटी कर पाना मुश्किल है। जनरली हम लोग 2 या 3 ही वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं, या डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो EPROM है हमारा उसके अंदर कितना जगह दिया हुआ है। अब आइए इसका यूज जनरली हम लोग करते हैं ऐसे प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे फॉर i = 0, i <= 20,000 मान लीजिए, और i++ है। अब आप ही बताइए कि यह जो i है कितनी बार एक्सेस हो रहा है। निश्चित रूप से यह 20,000 है, i++ है, और यह पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसको लोकल अगर रखेंगे तो आपको मालूम है कि इसके लिए मैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर जगह मिलेगा। प्राइमरी मेमोरी कोई छोटा जगह नहीं होता, लेकिन अगर हम रजिस्टर लिख देंगे तब यह जो i है जो इसका इंडेक्स वेरिएबल है फॉर लूप का, यह अपने आप को रजिस्टर वेरिएबल में सेव कर लेगा जहाँ की एक्सेस करना आसान होगा। क्लियर है? इसीलिए हम लोग ऐसे वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं। आज के समय में मॉडर्न प्रोग्रामिंग टेक्निक में बहुत कम बार ही इसका यूज होता है, क्योंकि आपको मालूम है प्रोसेसर का स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुका है। रजिस्टर रखें नहीं रखें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो स्कोप और विजिबिलिटी है, इसका स्कोप और विजिबिलिटी वही होता है जो कि लोकल का है। चलिए आइए इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन यहाँ लिख दिया void show, और अगर हम चाहें कि void show में उसको एक्सेस करें तो निश्चित रूप से एरर देगा आपको। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसका स्कोप और विजिबिलिटी वही होता है जो कि लोकल का होता है। इसीलिए हमने इसको लिख दिया। इसको अलग से आप एक प्रोग्राम टाइप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह काम नहीं करेगा, यह प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ऐसे केस में चूँकि स्कोप इसका सेम नहीं होता है इसलिए यह नहीं काम करता। इस तरह से हमारा स्टोरेज क्लास बिल्कुल पूरी तरह हम लोगों ने समझ लिया। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि स्टोरेज क्लास का सिर्फ जनरल पर्पस क्या है कि लाइफ टाइम डिसाइड करता है, स्कोप करता है, विजिबिलिटी करता है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उसको करता है। हमारे पास 4 था, लोकल या ऑटोमेटिक था, स्टैटिक था, ग्लोबल या एक्सटर्न था, और रजिस्टर था। और जितना भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है सबको टाइप करना है। टाइप करने के बाद अगर कोई एरर आता है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम होता है, तो हम दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखेंगे अपने प्रॉब्लम को, और समय मिलने पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।